नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेज। आज कई दिनों के बाद हम लोग फिर से साथ जुड़ रहे हैं। मैं भी दिल्ली में ही हूं। अजीत द्विवेदी जी कल रात को दिल्ली लौटे हैं, इसलिए कई दिनों का अंतराल हो गया। इस बीच बजट आया, केंद्रीय बजट, और बिहार और आंध्र प्रदेश को मालामाल कर दिया गया। बिहार पर तो ज्यादा ही कृपा बरसी। नीतीश कुमार ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे कीमत वसूल ली समर्थन देने के बदले। भले ही मंत्रिमंडल बढ़िया न मिला हो, मंत्रालय बढ़िया न मिला हो, लेकिन ऐसा कुछ हासिल किया कि जो देश में दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वह बिलबिला रही है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को पकौड़ा भी मिला और जलेबी भी मिला, और जो दूसरे प्रदेश है जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है, यूं कहें कि बीजेपी की ही सरकार है, उन्हें बहुत कम मिला। और देखिए, नीतीश कुमार इसके बाद गदगद तो है ही। नीतीश कुमार जो जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं। हमने कल ये देखा कि बीजेपी के जितने विधायक हैं, नेता हैं, कल वे नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक थे। संसद के सत्र की तरह ही बिहार विधानमंडल का सत्र भी चल रहा है। तो बिहार को जो मिला है, केंद्र ने दिया है, केंद्र के बजट से मिला है, तो थैंक यू तो प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए था। लेकिन बीजेपी के तमाम विधायक प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी थैंक यू बोलते हुए पोस्टर्स हाथ में लिए हुए थे, तख्तियां हाथ में लिए हुए थे। तो देखिए कितना समर्पण है। नीतीश कुमार की ताकत कितनी बढ़ गई। तमाम घटनाक्रम हैं। संजीव हंस के यहां ईडी की रेड हुई। सुनील सिंह आरजेडी के विधान पार्षद, उनकी सदस्यता चली जा रही है। लेकिन बीजेपी जो यह मानकर चल रही थी कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, और नहीं तो कम से कम 2025 में हमारा मुख्यमंत्री तो होगा ही होगा, अब इस तरीके का समर्पण, इस तरीके से नतमस्तक कि नीतीश कुमार ही बीजेपी के लिए बिहार में ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए हैं। और आप तो अजीत जी देवघर में बाबा भोलेनाथ का दर्शन करके लौट रहे हैं। तो बीजेपी के इस समर्पण को, बीजेपी जिस तरीके से नतमस्तक है, उसे आप किस रूप में देख रहे हैं बिहार के घटनाक्रम को, और बिहार को जो बजट में मिला है उसका आगे आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या असर होगा, क्योंकि काम कितनी तेजी से होगा, उसका प्रभाव कितना दिखेगा, यह समझने की बात है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपने कई बार पहले बताया है कि जब प्रधानमंत्री गए थे लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, जब प्रधानमंत्री बिहार गए, नालंदा में उन्होंने एक बैठक की, तो प्रदेश के सभी बीजेपी नेताओं को उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार ही नेता है, आपको उन्हीं को नेता मानना है और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग को चुनाव लड़ना है, उन्हीं के नेतृत्व में राजनीति करनी है। बिहार की राजनीति बिल्कुल 19 जून की तारीख थी। हाँ, उन्हीं के नेतृत्व में होना, ये उस दिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। और उसके पहले हम लोगों ने तो घटनाक्रम देखा नतीजों के बाद कि किस तरह से जितने भी विपक्षी नेता हैं, देखिए सबको पता है कि विजय सिन्हा के साथ नीतीश कुमार के संबंध अच्छे नहीं थे। सम्राट चौधरी ने तो पगड़ी ही बांधी थी कि नीतीश को हटा करके ही पगड़ी खोलेंगे। तो वो सारे नेता एक स्वर में लोकसभा चुनाव के बाद सबने कहा कि नीतीश कुमार नेता है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। तो ये जो मौजूदा घटनाक्रम है, उसी जो 4 जून के बाद से जो घटनाक्रम शुरू हुआ है, उसी की परिणति है, उसी का अंत नतीजा है। अब ये चीज और इस्टेब्लिश हो गई है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ना है बीजेपी को, और बीजेपी ने ये एक्सेप्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार अगर नहीं है तो बीजेपी का अस्तित्व भी एक मजबूत पार्टी की है, लेकिन सत्ता हासिल करने वाली पार्टी की नहीं है। इस बात को बीजेपी ने भी सच्चाई को स्वीकार कर लिया है कि नीतीश कुमार के बगैर सत्ता नहीं मिलेगी। और अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो एक बड़ा काम जो बिहार के लिए हुआ है, कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट नीतीश कुमार को भी दिया जाए, ताकि जो नीतीश कुमार का वोट है वो भी बीजेपी के साथ आए। बीजेपी अगर अकेले क्रेडिट देती है तो नीतीश कुमार का वोट कंसोलिडेट होगा, इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, उनका वोट कंसोलिडेट होने में दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए क्रेडिट प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री को भी देना है। वो जो तख्तियां हैं, जो तस्वीरें हैं, वो देखी होंगी, बिहार के लोगों ने सारे एमएलए लेकर के खड़े हैं, पीएम सीएम दोनों को बधाई दे रहे हैं। हालांकि इसमें आपने ठीक कहा कि सीएम का कोई रोल नहीं, सीएम तो मांगने भी नहीं गए भाई। आंध्र प्रदेश के सीएम मिला तो आंध्र प्रदेश के सीएम ने तो घूम घूम करके मांगा दिल्ली में,
वो प्रधानमंत्री से भी मिले, गृह मंत्री से मिले, केंद्रीय वित्त मंत्री से मिले, वित्त आयोग के अध्यक्ष से मिले, कृषि मंत्री से मिले, तमाम मंत्रियों से मिले, शहरी विकास मंत्री से मिले। तो वो सब जगह मिले, मांगे, उन्होंने अपना एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया, मांग पत्र रखा, तो उनको मिला। नीतीश कुमार ने तो मांगा भी नहीं, वो तो आए भी नहीं। अपनी एक जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें आए, और तब भी किसी बीजेपी के केंद्र सरकार के किसी बड़े मंत्री से यहाँ दिल्ली में उन्होंने मुलाकात नहीं की। तो उन्होंने तो मांगा भी नहीं। तो बिना मांगे तो मिला है, उसका क्रेडिट भी बीजेपी मुख्यमंत्री को दे रही है। नीतीश कुमार ने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ ये कहा गया उनकी पार्टी की तरफ से कि अगर आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं तो विशेष आर्थिक पैकेज दे दीजिए। तो ये तो विशेष आर्थिक पैकेज नहीं है, नहीं तो विशेष आर्थिक पैकेज कहा कि तो दिया नहीं गया है। ये तो बजट के प्रोविजन से अलग अलग मिनिस्ट्री में ये प्रोविजन किया गया है कि बिहार को इस मिनिस्ट्री में इतना, इस मिनिस्ट्री में इतना, इस मिनिस्ट्री में इतना मिलेगा, अस्पताल बनाने के लिए मिलेगा, सड़कें बनाने के लिए, एक्सप्रेसवे के लिए मिलेगा, बांध बाढ़ के प्रबंधन के लिए मिलेगा। ये सब चीजें तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के तहत आ गई। एक विशेष पैकेज कंसोलिडेटेड अलग से कोई ये कह के अनाउंस नहीं किया गया है। तो जो विशेष पैकेज मांग रहे थे उसकी एक तरह से परोक्ष रूप से कहिए कि मांग भारत सरकार ने मान ली। कोई स्पेसिफिक नहीं मांगा था बिहार सरकार ने, जो हम लोगों ने कई बार चर्चा की थी। और अभी देखिए अजीत जी कई आशा की किरणें और दिखाई गई। जैसे निर्मला सीतारमण ने कहा कि देखिए बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे, और इसके लिए हमारी टीमें जो है पिछले 15 दिनों से, यदि उसका प्रावधान नहीं किया गया है तो अलग से प्रावधान किया जाएगा। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, इस पर देखिए विपक्ष घेर भी रहा है, और घेरा भी जाना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जब महागठबंधन में होते हैं तो वे विशेष राज्य की बात करते हैं, और इस बात तो सीधे केंद्र सरकार ने कह दिया कि भाई बिहार हकदार नहीं है। लेकिन जो मिला है वह मिला। और इसके बाद यदि हम यह भी माने जो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो आए नहीं मांगने, क्या नीतीश कुमार ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर और राज्यसभा में संजय झा को भेजकर ठीक रणनीति पर काम किया था? क्योंकि संजय झा एक सेतु के रूप में जाने जाते हैं बीजेपी और जेडीयू के बीच में, और केंद्र में काम कैसे लिया जाता है। दरभंगा एयरपोर्ट, दरभंगा एम्स इसका उदाहरण है। दरभंगा एम्स अभी बन नहीं पाया है। तो क्या संजय झा पर्दे के पीछे से एक बड़ी भूमिका में थे? बिल्कुल, जब प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं मांगा गया, किसी मंत्री से मिल करके या प्रधानमंत्री से मिल करके जब प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कहा गया, तो हम लोग उसी को रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं, जिसका जिक्र हम लोग कई बार कर चुके हैं कि संजय झा वित्त मंत्री से मिले थे, निर्मला सीतारमण से मिले थे। तो ये ऐसा लगता है कि वो एक मुलाकात थी जिसकी तस्वीर सामने आ गई, ये एक मैसेज दे दिया गया। उसके बाद उनकी बात होती रही होगी उस सिस्टम में जो लोग बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल थे उन लोगों से, और उन लोगों के साथ डिस्कस किया गया होगा। कम से कम एक प्रोजेक्ट तो ऐसा है, देखिए हम लोग जितनी बातें की हम लोगों ने, कि अस्पताल की बात हम लोग लगातार करते रहे कि अगर पर कैपिटा कितना बेड कम है, डॉक्टर कम है, तो अस्पताल बनाने के लिए भारत सरकार ने अलग से प्रोविजन दिया है, बिहार सरकार को पैसा दिया है। और जो एक स्पेसिफिक जिसकी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, जो 11,500 करोड़ रुपए का जो एक प्रोजेक्ट है, वो बांध का, बाढ़ के प्रबंधन का है। बाढ़ बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। ये हम लोग बचपन से अपने किताबों में पढ़ते आए हैं, बिहार टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन की किताबों में हम लोग पढ़ते आए हैं कि ये नदी बिहार का शोक है। तो ये बिहार का शोक जो नदियां हैं जिनसे बाढ़ आती है, कोसी की बाढ़, हम सब लोगों ने देखा कि किस तरह से तबाही मची थी बिहार में। तो बाढ़ के प्रबंधन का ये स्पेसिफिक एक प्रोजेक्ट हुआ। देखिए, हम एनएचआई के प्रोजेक्ट को, हम 21,000 करोड़ के सड़क के प्रोजेक्ट को बहुत नहीं महत्व देते हैं, क्योंकि सड़कें तो बिहार से भारत सरकार बना ही रही है। वो हर जगह कनेक्टिविटी आपको जरूरी है, आप बना रहे हैं, और आप एक्सप्रेसवे बनाएंगे, उस पर चलने के लिए लोगों से अनाप शनाप पैसा वसूलेंगे, टोल वसूला जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, जिसका पैसा सरकार को और निजी कंपनी को जाता है। तो वो तो एक मान लीजिए कि दूसरे तरह का प्रोजेक्ट है। लेकिन हेल्थ और जो बाढ़ के प्रबंधन का प्रोजेक्ट है, तो जिस इलाके से, हाँ बिल्कुल। और दूसरा जो आपने कहा कि फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स बाद में जो लगनी है, तो बाढ़ का वो इलाका है, संजय झा जिस इलाके से आते हैं वो बाढ़ से प्रभावित होने में, मिथिलांचल का बड़ा इलाका है, जो पूर्वांचल का इलाका है जो बाढ़ से प्रभावित होता है। तो उन्होंने निश्चित रूप से एक लेवल पर बात की होगी, काम किया होगा, यहाँ जो लोग बजट बनाने के काम में शामिल हैं उनके साथ, तभी ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स मिले हैं बिहार को, और वो सेतु का काम निश्चित रूप से कर रहे हैं। तो वो स्ट्रेटजी अच्छी है नीतीश कुमार की, कि एक ऐसा आदमी जिसका बीजेपी के नेताओं के साथ गुडविल है और एक्सेस है, उसको कहिए, वो उसको एक जिम्मेदारी दीजिए कि वो काम करे। बहुत ऑप्टिक्स की जरूरत नहीं है। देखिए, साउथ में, आप साउथ की फिल्में भी देखिए, उसमें सारी चीजें बहुत लाउड होती हैं, सब कुछ बड़ा करके ग्रैंड करके दिखाया जाता है। तो चंद्रबाबू नायडू आए तो उन्होंने बड़ी ग्रैंड दिल्ली की यात्रा हो गई, वो प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं और लगातार खबरें आ रही हैं, तो वो एक ग्रैंड प्रेजेंटेशन, एक ऑप्टिक्स हो गया।
नीतीश कुमार ऑप्टिक्स क्रिएट करने में ज्यादा भरोसा नहीं रखते हैं कि बहुत दिखावा हो, इस दिखावे में नीतीश कुमार नहीं रहते हैं। पर्दे के कैसे काम पीछे करते हैं? हाँ, चुपचाप काम कर देते हैं, वो पर्दे के पीछे से काम उनका हो जाता है। और अभी भी देखिए उनका जो कोर पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है उसको छोड़ा नहीं है उन्होंने। जब ये सारी चीजें मिल गई, 59,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला और सारे समूची विपक्षी पार्टियां एक पैर पर खड़ी हो गई कि भाई आप समर्थन मूल्य चुका रहे हैं बिहार को और आंध्र को देकर के, तब भी नीतीश कुमार ने अब जाति जनगणना की मांग रखी है कि जाति जनगणना होनी चाहिए है देश भर में। तो अपना कोर पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि अब वो इस में आ गए और अब इस बोझ के तले दब गए कि भारत सरकार ने हमको इतना दे दिया तो हमको कुछ नहीं उठाना चाहिए। उनका जो कोर पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है वो उठा रहे हैं। तो बहरहाल जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट की, जो बिहार सरकार को जो आर्थिक पैकेज मिला है, उसके निटिग्रिटी में जाने की जरूरत है। एक बात तो हम लोग कर चुके कि बीजेपी क्रेडिट नीतीश को, प्रधानमंत्री को क्रेडिट देने के साथ साथ नीतीश कुमार को भी क्रेडिट किस लिए दे रही है? इसलिए दे रही है क्योंकि चुनाव इन्हीं दोनों के चेहरे पर लड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने देखा कि इन्हीं दोनों का चेहरा था, नरेंद्र मोदी का और नीतीश कुमार का। और विधानसभा चुनाव में भी यही चेहरा होगा, दोनों आएंगे, साथ में प्रचार होगा, कुछ रैलियां साथ में होंगी, कुछ अलग अलग होंगी, दोनों पोस्टर बॉय होंगे, इन्हीं पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये तो वो दिख गया, उसे वो क्रेडिट देने का जो मामला है वो हम लोग समझ गए। दूसरी बात अब निटी-ग्रिटी की है, उसकी प्रोजेक्ट का पैसा कब तक आएगा? बजट के प्रोविजन लागू हो जाएंगे क्योंकि अब तो ये बजट तो 6 ही महीने के लिए है ना। ये बजट तो 6 महीने का है, 1 फरवरी को फिर नया बजट आएगा। तो ये जो वित्त वर्ष 25-26 का होगा, अब तो 24-25 में 6 महीने बचे हुए, अगस्त से लागू होगा जनवरी 31 तक। तो इस बजट में कब पैसा आएगा, किस तरह से काम शुरू होगा, एजेंसी कौन सी इसमें इन्वॉल्व होंगी, क्या ये इलेक्शंस पहले होने हैं उसके हिसाब से इसमें तेज गति से काम होगा। एक तो ये निटी-ग्रिटी अभी देखने वाली बात होगी। और दूसरा ये जो अपोजिशन का मुद्दा है उसको भी ध्यान देना चाहिए है कि 1.25 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, तो ये तो उसका आधा है। तो जब उस 1.25 लाख करोड़ रुपए का कोई असर, अच्छा बीजेपी के लोग दावा भी करते रहे, सुशील मोदी जी दिवंगत हो गए, वो हमेशा कहते थे कि 1.25 लाख करोड़ में से 60,000 करोड़ मिल गया या 70,000 करोड़ मिल गया। तो वो मिल गया और कहीं पता ही नहीं चला कि उसे बिहार में क्या विकास हुआ। तो ये प्रोजेक्ट, ये तो उसका आधा है। तो इस आधे में, इस 60,000 करोड़ रुपए में कितना विकास हो जाएगा बिहार का, दिखने लगेगा, विजिबल हो जाएगा, लोगों को एक महसूस होगा कि हाँ डबल इंजन की सरकार है और बिहार के समर्थन से, मदद से, बिहार के सांसदों की मदद से सरकार चल रही है, तो बदले में बिहार को बहुत कुछ मिल रहा है। ये दिखना भी चाहिए। देखिए, मदद होने से ज्यादा जरूरी होता है मदद होते हुए दिखना। बिहार में पैसा केंद्र से आ रहा है और वो दिख रहा है, उससे विकास की गतिविधियां चल रही हैं, ये दिखना सबसे ज्यादा जरूरी है जी। ये एक नैरेटिव तो क्रिएट हो गया ना कि 60,000। अच्छा, उसमें क्या देखिए ज्ञानेश्वर जी की जितना नैरेटिव जेडीयू बीजेपी के लोगों ने क्रिएट किया उससे ज्यादा अपोजिशन ने कर दिया। अपोजिशन जो लोग नहीं जानते उनको भी अपोजिशन ने बता दिया कि भाई बिहार का बड़ा ध्यान रखा गया है, बिहार को बहुत कुछ मिल गया। तो बिना कहे आपके विरोधियों ने आपका प्रचार कर दिया, उन्होंने बताया, देश भर के लोगों को बता दिया, बिहार के लोगों को भी पता चल गया कि अरे सचमुच कुछ बहुत ज्यादा बिहार को मिल गया। तभी तो ये सोनिया गांधी से लेके राहुल गांधी और अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के लोग, सब लोग संसद में प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बिहार को मिल गया। ये प्रदर्शन भी देखिएगा ज्ञानेश्वर जी, एक बड़ा वैलिड पॉइंट है जो हम लोगों को उठाना ही चाहिए है कि जो अपोजिशन, कम से कम आरजेडी को इस विरोध में पीछे रहना चाहिए। अगर बिहार को कुछ मिला है और इंडिया ब्लॉक के लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो ये तो बिहार के लोग भी देख रहे हैं ना जी। बिल्कुल, का आदमी विरोध करे, महाराष्ट्र का आदमी विरोध करे, हरियाणा बंगाल का आदमी या तमिलनाडु का आदमी विरोध करे, तो समझ में आता है बिहार को अगर 60,000 करोड़ रुपया मिल रहा है तो बिहार की पार्टियों को क्यों विरोध करना चाहिए उसका? उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। तो और इंडिया ब्लॉक विरोध कर रहा है, तो ये अपने आप एक मैसेज जा रहा है। देखिए, इस विरोध का 2 मैसेज गया। पहला मैसेज तो ये गया कि मोदी जी ने बिहार को बहुत कुछ दे दिया और ये इंडिया ब्लॉक के लोगों को हजम नहीं हो रहा है, ये दूसरा मैसेज है। तो ये दोनों बातें जो है जेडीयू बीजेपी के बहुत पक्ष में चली गई कि बहुत कुछ मिल गया और अपोजिशन के लोगों ने इसका विरोध किया। तो जब चुनाव आएगा तब आप देखिएगा कि जेडीयू बीजेपी की तरफ से इसका इशू बनाया जाएगा कि जब हम लोग को ये पैसा मिल रहा था तो ये जेडीयू, आरजेडी के लोग और कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे थे पार्लियामेंट में, क्यों बिहार को इतना मिला। तो ये लेकिन हमारी एक चिंता है जी, लेकिन हमारी एक चिंता है, देखिए 2 एक्सप्रेस वे की बात हुई है और हम रोना रोते हैं। देखिए, मैं कल ही जब बैठा हुआ था दिल्ली प्रेस क्लब में बैठा हुआ था, तो एक सज्जन कह रहे थे कि दिल्ली से उन्होंने बिहार की यात्रा शुरू की, पूर्वांचल एक्सप्रेस तक तो यात्रा बिल्कुल ठीक रही, लेकिन जैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेस से उतरे और बिहार में पहुंचे, यात्रा बिल्कुल कष्टकर हो गई। फिर बक्सर से पटना जाने में जो वक्त लगा,
देखिए एक्सप्रेसवे बने, इसके पहले 4 लेन बने। हमारी चिंता क्या रहती है, देखिए बिहार के जो प्राधिकारी हैं और जो नेता हैं वो नैरो माइंडेड, संकुचित मानसिकता के। वो अलाइनमेंट किसी गांव से निकाल देंगे, किसी गांव के करीब से निकाल देंगे, और फिर वही नहीं होने लगे जैसा आजकल 4 लेन में है कि ये फलाजी का ढाबा है, ये फलाजी का शोरूम है, तो वहां कट काट दीजिए, यहां कट मार दीजिए। तो ये सारी चीजें यदि होगी तो फिर एक्सप्रेसवे का भी मतलब नहीं रह जाएगा। और दूसरी बात, जिस तरीके से कल बीजेपी वाले नतमस्तक हुए हैं, उससे तो यह स्पष्ट हो गया ना कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं होगा, उम्मीदवार नहीं होगा। जीत गए तो मुख्यमंत्री भी नहीं होगा। हाँ, उम्मीदवार भी, दावेदार भी नीतीश कुमार ही होंगे, और जीते तो मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। बहुत लोग लिखने भी लगे हैं, पता नहीं नीतीश कुमार कौन सा भाग्य लेकर अवतरित हुए हैं कि लगता है कि जब तक रहेंगे मुख्यमंत्री ही बने रहेंगे। तो ये तो बिल्कुल बात स्पष्ट हो गई कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, और एनडीए जीती तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। बिल्कुल, ये बात, ये तो इस लोकसभा चुनाव के नतीजों से ही स्पष्ट हो गया था। अब उस पर मुहर लग रही है, उस पर पुष्टि हो रही है, उसको और कंसोलिडेट किया जा रहा है इस नैरेटिव को। ये तो जैसे अगर 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 लोकसभा के नतीजे इस तरह के नहीं आए रहते तब तस्वीर दूसरी होती। इसमें जरूर किस्मत की बात भी है और कुछ उनकी अपनी मेहनत है, उनके कामकाज की पुण्यता भी है। उन्होंने जिस तरह से कामकाज किया और जो जिस तरह से उन्होंने सामाजिक समीकरण अपना बनाया, वो सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं हुआ है, वो उनकी मेहनत के सहारे हुआ है कि उन्होंने लॉ कुश के साथ अत्यंत पिछड़ों को जोड़ा। और बहुत पहले, देखिए हम 10 बार कह चुके हैं इस बात को कि महिला एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पर महिलाओं को डेवलप करना ये नीतीश कुमार का काम था। हालांकि अब वो उन्होंने अपना आपा खो दिया विधानसभा में, वो एक महिला विधायक को उन्होंने कहा, लेकिन ये महिलाओं को पता है कि वो उनके सच्चे हितैषी हैं। चाहे आरक्षण देने का मामला हो, लोकल बॉडीज में आरक्षण देने का मामला हो, नौकरियों में आरक्षण देने का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित करने का मामला हो, लड़कियों की स्कूल जाने का हो, साइकिल, पोशाक, जितनी योजनाएं हैं, ये जितनी नियुक्तियां हैं, इस तरह से वो सब उन्होंने किया। जीविका दीदी बनाने का मामला हो, तो एक होशियारी से जो दूरदृष्टि वाला पॉलिटिशियन होता है, जो आगे समझे, जैसे प्रधानमंत्री बन के नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने समझ लिया था कि 18-20 साल का वोटर हमारा समर्थक हो सकता है, तो उन्होंने पहले दिन से परीक्षा पर चर्चा शुरू की थी और उस वोटर को उन्होंने निशाना बनाया था। तो नीतीश कुमार ने कुछ मेहनत की महिलाओं को जोड़ने के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पर डेवलप करने के लिए, और अत्यंत पिछड़ों को भी जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती थी। तो ये उनकी मेहनत भी थी, राजनीतिक समझ भी थी, उनकी दूरदृष्टि थी, जिसका लाभ अभी तक उनको मिल रहा है। अरे देखिए अजीत जी, और भी देखिए, और भी डेवलपमेंट देखिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखिए। भाजपा के भीतर जो भी व्यक्ति इधर के दिनों में नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहा है, उसे हाशिए पर पहुंचा दिया जा रहा है। अश्विनी चौबे के बारे में दिल्ली में तो खबर ही फैल गई कि वो तेलंगाना के राज्यपाल बनाए जा रहे हैं, किसी भी वक्त अधिसूचना जारी हो सकती है। जैसे ही उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाया, वे हाशिए में अब कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है। देखिए आरके सिंह चुनाव हार गए आरा से, प्रधानमंत्री पसंद करते हैं। चर्चा यह हुई कि उपेंद्र कुशवाहा के बाद दूसरी राज्यसभा की सीट जो बीजेपी के खाते में ही जा रही है, वह सीट आरके सिंह को दी जा सकती है। लेकिन नीतीश कुमार भी अंतर मन से आरके सिंह को पसंद नहीं करते हैं। तो खबर यह है कि नीतीश कुमार ने कह दिया कि देखिए, जो आपको आरके सिंह को बनाना है अपने हिस्से से बनाइए, चाहे कहीं का राज्यपाल बनाना हो, उपराज्यपाल बनाना हो, बिहार के हिस्से से नहीं बनाइए। तो आरके सिंह भी किनारे किए जा रहे हैं। अब देखिए आरसीपी सिंह जो बीजेपी में गए, बड़ी उम्मीद से गए, नीतीश कुमार एनडीए में आ गए थे, वैसे ही हाशिए में चले गए। आरसीपी सिंह दिल्ली भी आए थे बीजेपी के नेताओं से फाइनल बातचीत करने को, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला। कहा गया कि भाई हम नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश कुमार ही बिहार के नेता हैं। अब आरसीपी सिंह ने पटना में कैंप करना शुरू किया है और खबर आ रही है कि उनके पास जो लास्ट ऑप्शन है, वे अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार के जितने विरोधी हैं वे बीजेपी में टिक नहीं पा रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि जो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलेगा वह निपट जाएगा। बिल्कुल, बीजेपी बहुत स्पष्ट मैसेज देना चाह रही है कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे नीतीश कुमार के मतदाताओं के बीच में। देखिए बीजेपी ने अब ये समझ लिया है लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद कि नीतीश कुमार का वोट अगर नहीं जुड़ेगा तो कोई मतलब नहीं है, अलायंस का भी कोई मतलब नहीं, और बीजेपी अपने दम पर तो कुछ अच्छा नहीं कर पाएगी। नीतीश कुमार को कमजोर नहीं होने देना है, उनके वोटर्स के बीच में ये मैसेज नहीं बनने देना है कि पर्दे के पीछे से नीतीश कुमार को काटने की कोशिश हो रही है।
ये बिल्कुल। देखिए एक निष्कर्ष जो अभी हम लोगों ने तस्वीर देखी, जो प्ले कार्ड लेकर के और तमाम विधायक खड़े थे, जिसमें पीएम के साथ सीएम को भी इस बजट में बिहार थैंक यू। को इसमें पैकेज मिलने का जो श्रेय दिया जा रहा, जो क्रेडिट दिया जा जी। रहा था, उसके पीछे भी एक सोची समझी रणनीति है, वो भी अनायास नहीं हुआ दिख रहा है। क्योंकि इधर पिछले बिल्कुल। 4-5 दिन से, एक हफ्ते 10 दिन से एक माहौल बन रहा था कि नीतीश कुमार को काटने की कोशिश हो रही है क्या, नीतीश कुमार की जी। पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है क्या। जब से ईडी का छापा पड़ा संजीव हंस के यहाँ, तब से इस बात की व्याख्या शुरू हो गई। और हम अभी झारखंड में थे, रांची में भी इस बात की चर्चा हो रही थी, अधिकारी और नेता सब कर रहे थे, और दिल्ली में भी चर्चा हो रही थी इस बात की कि पार्टी टूट न जाए, कहीं बीजेपी ऐसी कोशिश तो नहीं कर रही है, क्योंकि बिल्कुल। वो नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी माने जाते हैं। फिर जिन जिन लोगों ने बिहार में बड़े ठेके किए, जिन लोगों को बड़ा काम मिला, उन कारोबारियों के यहाँ छापे पड़े या जांच शुरू हो गई, तो ये जी। भी माना गया कि ये फिशिंग हो रही है, कि कागजात निकाले जा रहे हैं नीतीश कुमार और उनके करीबी मंत्रियों अधिकारियों को घेरने के लिए। और इसी बीच हम सब लोगों ने देखा कि जीतन राम मांझी का एक बयान आया, जो जो पता नहीं क्यों आया। उन्होंने कहा जी। कि नीतीश कुमार हमको पसंद नहीं करते थे और हमारा मजाक उड़ाते थे कि कैसे चुनाव लड़ेगा पार्टी बना करके, इसके पास तो कोई पैसा कौड़ी है नहीं। तो ये भी लगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के सह पर बयान दे रहे हैं जीतन राम मांझी। तो ये जी। 4-5 चीजें ऐसी हुई थी जिनसे एक मैसेज बन रहा था कि नीतीश कुमार के पीछे कोई लगा हुआ है, पर्दे के पीछे से कुछ काम हो रहा है। तो उस नैरेटिव को, उस मैसेज को भी खत्म करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए ये जरूरी था कि कोई बड़ा मैसेज दिया जाए। तो ये बजट का मौका आ गया कि बिहार को स्पेशल पैकेज के तौर पर कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिए गए, और उसमें बीजेपी ने धन्यवाद भी दिया, मुख्यमंत्री को भी, प्रधानमंत्री के बराबर क्रेडिट दिया उनको। तो अपने आप ये सारी चर्चाएं खत्म हो गई। जो लोग ये चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार को कमजोर किया जा रहा है, काटा जा रहा है, पार्टी तोड़ने की कोशिश हो सकती है, वो सब अपने आप शांत हो गए। अच्छा, इसी बीच वो वहां का नतीजा भी आया था रुपौली सीट का, जिसमें नीतीश रुपौली कुमार का। की पार्टी जीत गई थी। तो ये लग जी। रहा था कि कहीं न कहीं या क्या विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार कमजोर हो जाएंगे, या आपसी झगड़ा बढ़ जाएगा, खींचतान बढ़ेगी। वो सारे मैसेज खत्म हो गए, वो सारे मैसेज ज्ञानेश्वर जी डायलूट हो गए। ये जो बजट में वित्त मंत्री ने जो अनाउंस किया बिहार के लिए, और उसके बाद बिहार की जो प्रदेश कमेटी है, जो उसके विधायक हैं, उन लोगों ने जिस तरह से सरेंडर किया और जिस तरह से अपना नेता स्वीकार किया, सर आंखों पर बिठाया नीतीश कुमार को, वो सारे मैसेजेस डायलूट हो गए। अब इस नहीं, बात की देखिए ना चर्चा अजीत जी, देखिए ना, संजीव हंस के यहाँ ईडी की छापेमारी हुई, नीतीश कुमार को खबर तो लगी ही होगी। इसके बावजूद संजीव हंस को नीतीश कुमार ने किनारे नहीं लगाया। नहीं किया। आरोप जो लगे, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के सेक्रेटेरिएट ने केंद्र में बातचीत की होगी, जांच एजेंसियों से भी बातचीत की होगी कि आगे का फलाफल क्या है। और देखिए, कठोर फैसले बीजेपी को आगे लाकर अवधेश नारायण सिंह को बिहार विधानसभा का पूर्णकालिक सभापति बना दिया विधान और परिषद का। सुनील, हाँ, बिहार विधान परिषद का, और सुनील सिंह की सदस्यता ली जा रही है। कल शायद आखिरी दिन हो, जिस तरीके की तैयारी है। तो ऐसी स्थिति, और यह भी बीजेपी के द्वारा ही कराया जाएगा। देखिए, हमारी खबर यह है कि कल इस मसले को लेकर कुछ लोग मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, जिसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी और रिंकू सिंह भी थे। लेकिन नीतीश कुमार जैसा कहते हैं, उन्हें बताया गया कि देखिए, आचार समिति की सिफारिश या फिर जो पिछले सभापति थे देवेश चंद्र ठाकुर, उनका फैसला। तो नीतीश कुमार ने कहा, कौन सुनील सिंह? मतलब वे इस तरीके से बोले कि जैसे लगता है वो सुनील सिंह को जानते ही नहीं। और फिर जैसा वे कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, यह तो सभापति का मतलब है, मसला है, आप उनसे जाकर मिलिए। तो कठोर फैसले और बीजेपी की मदद से कि सुनील सिंह की सदस्यता ली जा रही है, सुनील सिंह की सदस्यता चली जा रही है, उनके आचार और व्यवहार को लेकर भी, तो यह भी विधान परिषद के सभापति के रूप में अवधेश नारायण सिंह ही लेने वाले हैं। देखिए, ये जो सिंक्रोनाइज होना बोलते हैं, जिसको साइनर्जी बनना जिसको बोलते हैं, दोनों पार्टियों के बीच में जिस तरह का तालमेल बन रहा है, ये हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। तो ये एक बात की आशंका हम लोगों ने उस समय जताई थी, लोकसभा जब जनवरी में नीतीश कुमार आ रहे थे, कि अब बहुत कम टाइम है पार्टी के काडर के सीमेंटेड होने में। दूरी बढ़ी हुई है, बीच काफी बिटरनेस थी, लोगों ने एक दूसरे पर काफी हमले किए थे। तो सीमेंटेड कैसे होगा? 3 महीने का ही समय था। और कहीं ना कहीं जो 10 सीटें हारी हैं, जो ये मतलब अतिरिक्त 9 सीट हारी है, पिछली बार तो 2019 में जो अपोजिशन था उसको 1 ही सीट मिली थी, इस बार 10 सीट मिली है। इसका भी कहीं ना कहीं एक असर रहा होगा। जो बिटरनेस बन गई थी 2017 के बाद से बीजेपी और इसके बीच में, जेडीयू के बीच में, उस बिटरनेस की वजह से 2017 कह रहे हैं, 2022 के बाद से, 2022 में अलग हुए थे लोग, तो उसके बाद से जो
जो हमले जो झगड़े जो बढ़े थे उसको लेकर के जो बिटरनेस हुई थी उसका असर दिखा कहीं ना कहीं। तो अब उसको भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। ये मैसेज दिया जा रहा है कि दोनों पार्टियां एक हो गई हैं, पहले की तरह, जैसे पहले थी उस तरह है। जो काम नीतीश कुमार के जिम्मे है नीतीश कुमार कर रहे हैं, जिससे बीजेपी को फायदा हो, बीजेपी वो काम कर रही है जिससे नीतीश कुमार को फायदा हो। क्योंकि आप जैसा पहले बता रहे थे कि अगर ये विधान परिषद की सीट खाली होती है तो वो जेडीयू के खाते में जाएगी, जहां नीतीश कुमार का किसी व्यक्ति को पहले से तय कर रखा होगा जिसको भेजेंगे विधान परिषद में। तो ये दोनों पार्टियां मिलकर खेल रही हैं। ये जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना होता है कि तीनों पार्टियां या पांचों पार्टियां मिल करके कॉम्बिनेशन बना करके, और ये जैसे फुटबॉल में होता है कि आप छोटे छोटे पास देंगे, एक पास से दूसरा गोल बनाएगा, तीसरा गोल मारेगा, तो इससे रिजल्ट बेटर होता है। देखिए एक बात तो माननी होगी कि ये जो 9 सीटों का नुकसान हुआ है एनडीए को बिहार में, उसने इन लोगों को भी सजग किया होगा, जेडीयू बीजेपी को भी सजग किया होगा। बीजेपी की 5 सीटें गई हैं तो बीजेपी को लग रहा होगा कि इसको ठीक कैसे करे कि विधानसभा चुनाव में ये नुकसान कम हो सके। तो उस हिसाब से स्ट्रेटजी के तहत ये काम किए जा रहे हैं कि अगर जो काम बीजेपी के हिसाब से कराने का, अगर एक राजपूत सदस्य की सदस्यता जानी है, उसके पहले अवधेश नारायण सिंह को आना है, उनको डिसाइड करना है, तो ये सब अनायास नहीं होता। पॉलिटिक्स में वैसे भी कुछ भी अनायास नहीं होता है, अचानक नहीं होता, सब लोग प्लान्ड होता है पहले से। तो एक प्लान्ड वे में ये काम किए जा रहे हैं। और कठोर फैसले की बात आपने कही तो नीतीश कुमार को तो उसमें कोई हिचक है नहीं, तो वो फैसले भी करेंगे। और एक बात और समझिए अजीत जी, एक बात और समझिए, देखिए इस कार्यक्रम में ही समझ लेना आज आवश्यक है कि इतने तेज घटनाक्रम होते हैं और उसमें एक मिसिंग फैक्टर भी होता है, मिसिंग मैन भी होते हैं। तेजस्वी यादव आज लौट आए हैं पटना। देखिए विधानमंडल का सत्र शुरू हो गया, पहले दिन नहीं रहे, दूसरे दिन नहीं रहे, आज लौटे हैं। और इस बीच उनके एक सदस्य की सदस्यता जो उनके परिवार से बहुत करीब है, उनके परिवार की ताकत है, राबड़ी देवी राखी बांधती है। और जब महत्वपूर्ण मसले होते हैं, तेजस्वी यादव कहां गए थे, कहां थे, यह किसी को पता नहीं है, बताया भी नहीं जाता है, जानने की जरूरत भी नहीं है। कोई लोग कह रहे हैं कि इलाज कराने गए थे, जो उनको बैक पेन था, L4 में जो समस्याएं थी। तो मौके पर तेजस्वी यादव गायब हो जाते। जब बिहार में होना, पटना में होना और तेज बोलना, तेज अटैक करना, सवाल पूछना, जब जरूरत होती है तो वो दिखते नहीं। कि जो जैसे आप जिस दिन कहा गया कि भाई विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा बिहार को, उस दिन नेता प्रतिपक्ष की जरूरत थी पटना में। केवल ट्विटर पर कह देने से काम नहीं चलने वाला था। यदि आप मान रहे हैं कि 59,000 करोड़ कम है, यदि आपको सवाल पूछना चाहिए कि भाई जो नरेंद्र मोदी ने पहले कहा था 1.25 लाख करोड़ का पैकेज का, उसका बाकी पैसा कहां गया? तो ये मिसिंग मैन बन जाते हैं जब जरूरत होती है। हाँ देखिए, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी, इस बात पर पूरा विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की थी, और कितना घटनाक्रम हुआ हम लोगों ने उस समय चर्चा की थी। जब प्रतिरोध मार्च निकला तब आप गायब थे, आपको उस समय होना चाहिए था। मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई, आपको उस समय होना चाहिए था। पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, उसकी प्लानिंग में आपको होना चाहिए था। ये तो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है ज्ञानेश्वर जी की अगर बिहार को 60,000 करोड़ रुपया मिल रहा है और अपोजिशन की पार्टी जो उसका विरोध कर रही है, तो उसमें आरजेडी को क्या करना चाहिए, बिहार के कांग्रेस के एमपी को क्या करना चाहिए? ये तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए थी ना, कि कैसे उस समय आप न दिखे इस मामले में। ये आपके ऊपर ना आए कि आप भी विरोध कर रहे थे उस पैकेज का। तो कोई भी स्ट्रेटजी बनाने का बिहार विधानसभा मंडल का सत्र चल रहा है, इस मौके पर आपका गायब हो जाना और ये सोचना कि मेरे पास 32-35% वोट की एक पूंजी है, उसमें हमने कुछ और वोट जोड़ लिए हैं और जब हम चुनाव आएगा तो हम हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे, गमछा लहराएंगे और खूब मेहनत कर देंगे तो उससे चुनाव बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब तो कम से कम समझ लेना चाहिए है कि चुनाव एक दिन में या एक महीने में नहीं बदलता है। चुनाव जनता मतदाता मन बनाना शुरू कर देती है बहुत पहले से। तो अब अगर जनता मतदाता मन बना रही होगी, अगर लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तेजी में काम हो रहा है जेडीयू बीजेपी का, तो उसकी क्या घाट है? आपने बताया था कि अगस्त में किसी दिन उनको निकलना है, यात्रा पर निकलेंगे वो। 15 अगस्त के बाद यात्रा पर निकलेंगे। ये सबक भी देखिए कि नीतीश कुमार कितनी यात्राएं कर चुके। मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने जितनी यात्रा की है, हमको ध्यान नहीं है कि कोई नेता विपक्ष में रह के किसी ने उतनी यात्रा की हो। वो हर साल, हर दूसरे साल एक यात्रा उनकी होती है, और वो हमको ध्यान है कि पश्चिमी चंपारण से शुरू करते हैं अपनी यात्रा और समूचे बिहार में जाते हैं। वो घूमते हैं, सर्किट हाउस में रुकते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। तो वो अब सरकार में रह के इतनी यात्राएं करते हैं। अपोजिशन के लीडर को तो उससे ज्यादा यात्रा करनी चाहिए है उसकी काट के तौर पर। तो नहीं, मैं कल ही दिल्ली में, अजीत जी, मैं कल दिल्ली में
दिल्ली में कल कांग्रेस के एक बड़े रणनीतिकार से मिल रहा था जो पोल स्ट्रेटजी तय करते हैं। वो कह रहे थे कि देखिए, आरजेडी को यह बात कही गई है कि गमछा लहराने का ट्रेंड आपको बंद कराना होगा। यदि गमछा लहराने का ट्रेंड बंद नहीं करा पाए तो फायदा नहीं होना है, विधानसभा चुनाव में भी नुकसान ही होगा। यह सलाह दी गई है। अब इसे कैसे तेजस्वी यादव में इंप्लीमेंट करा पाएंगे, यह बड़ी चुनौती है, क्योंकि गमछा लहराते ही खौफ पैदा हो जाता है। और खौफ किनमें पैदा होता है? ईबीसी जातियों में, जो पहले से नीतीश कुमार की समर्थक जातियां हैं और उन्हें बगैर तोड़े आप सत्ता हासिल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो कितनी बार आपने जब वो चुनाव के बीच से कहना शुरू किया था, विजुअल्स आपने दिखाए, तो वो एक चीज ऐसी है कि जो आप, हम लोगों ने उस समय चर्चा भी की थी कि आप अखिलेश यादव से कुछ सीखिए, अपना जिस जहां भी बेटर प्रैक्टिस है, चुनावी जो रणनीति है उसको समझना चाहिए है कि जो कमजोरी है उसको दूर करना चाहिए, जनता के बीच में मौजूद होना चाहिए। और खौफ जो ईबीसी में हो, महिलाओं में हो या अगड़ी जातियों को भी कंसोलिडेट करने वाला क्यों ऐसा कोई काम करना है कि जिससे आप जेडीयू बीजेपी का वोट कंसोलिडेट हो जाए। आपको अगर उस वोट को तोड़ना है तो आप उसको तोड़ने की रणनीति बनाइए, और उससे भी बढ़िया है कि आप अपनी पॉजिटिव छवि बनाने की कोशिश करिए ना। आरजेडी अब जो 20 साल से जो पार्टी सत्ता में है उसमें एंटी इनकम्बेंसी तो होगी उसके खिलाफ। अभी हम लोगों ने देखा कि 24 साल के राज के बाद किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी हुई नवीन पटनायक के खिलाफ, और हार गए नवीन पटनायक खुद 2 जगह से लड़े थे, एक सीट पर हार गए कांटाबाजी सीट से वो। तो ये ध्यान रखना चाहिए है कि एंटी इनकम्बेंसी होती है सत्तारूढ़, उसको आप अपना अजय जी एंटी इनकम्बेंसी है भी। यदि आप ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, मैं बार बार कहता हूं, और मैं यह बात 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त से ही कहता हूं, या यूं कहें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त से ही कहता हूं, कि जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, 3 मिनट की बातचीत होती है वीडियो के लिए, तो नीतीश कुमार के बारे में, तो जो व्यक्ति है वह 2 मिनट 58 सेकंड तक नीतीश कुमार के खिलाफ बोलता है, या यूं कहिए कि 2 मिनट 50 सेकंड तक, और आखिरी 10 सेकंड में कह देता है विकल्प क्या है। बिल्कुल, हाँ, विकल्प क्या है, और यहीं जाकर नीतीश कुमार फिर से चुनाव जीत जाते हैं। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप अपने आप को विकल्प साबित नहीं कर पा रहे हैं, यह बड़ी बात है। हाँ, तो ये वही हम कह रहे थे कि आप नीतीश कुमार को डिस्क्रेडिट करने से बदले से ज्यादा बेटर कि अपना क्रेडिट बनाइए। आप अपने को क्रेडिबल बनाइए, अपनी पार्टी को क्रेडिबल बनाइए, अपना लीडरशिप इस तरह का प्रोजेक्ट करिए कि जिन नेताओं को देख करके लोगों को उम्मीद जगे कि ये नेता अच्छा कर सकता है हमारे लिए। तो अपनी क्रेडिबिलिटी बेटर करनी चाहिए है, अपना पॉजिटिव इमेज अपनी बनानी चाहिए है, बड़ी लाइन खींचने की कोशिश करनी चाहिए। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन सफलता मिल जाएगी। तो उसमें वो एक दिन का काम नहीं है, वो लंबा चलने वाला काम है। आपको लगातार जमीन पर रह के आपको देखना चाहिए किस तरह से राहुल गांधी पैदल चले, पूरा देश 2 बार नाप लिए तब जाकर के थोड़ी सफलता मिली है। तो बैठने से काम हो जाने से नहीं होगा, एक पॉजिटिव इमेज बनानी होगी। जिस तरह से बीजेपी जेडीयू कंसोलिडेट कर रहे हैं, जिस तरह से एनडीए का अलायंस कंसोलिडेट कर रहा है, जिस तरह से बीजेपी ने सारा क्रेडिट नीतीश कुमार को दे करके ये साबित किया, ये दिखाया है कि उनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो आरजेडी को उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करनी चाहिए। नीतीश कुमार के चेहरे के बरक्स जो चेहरा है वो कितना क्रेडिबल है, वो कितना कामयाब होता है, लोग उस पर कितना भरोसा करते हैं, ये दिखाना होगा। उसके बिना तो लड़ाई ही मुकाबला ही नहीं होगा, लड़ाई एक तरफा हो जाएगी। आप देखिए फिर लड़ाई पहले की तरह हो जाएगी। चलिए, तो ठीक, लड़ाई पहले की तरह हो जाएगी, इसलिए तेजस्वी यादव को भी समझना होगा और देखना होगा कि जो बजट में मिला है उसका कार्यान्वयन कैसे होता है, पैसा कब आता है। और यह तो बात स्पष्ट हो गई है कि अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व, बीजेपी के नेतृत्व में नहीं, इंडिया ब्लॉक से तेजस्वी यादव और इधर से नीतीश कुमार, लड़ाई आमने सामने की होनी है। प्रशांत किशोर कितना बड़ा फैक्टर बनते हैं यह भी देखने की बात होगी। तो बिहार की चर्चा हम जारी रखेंगे, आप देखते रहिए लाइव स्केच को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्केच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।